Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square Pathshala. My name is Ravi Sani. So today we will be starting with the chapter 8 of 6th class NCERT book History. Title of the chapter is Vital Villages Thriving Towns. तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास चैप्टर 7 में क्या पढ़ा था। अगर आप सभी को याद हो तो हमने चैप्टर 7 में अशोका के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि अशोका ने कलिंगा में वॉर के बाद कैसे अशोका चेंज हुए थे और अशोका को जो धम्मा था, अशोका ने अपना धम्मा स्प्रेड करने के लिए जो है मैसेजेस और ऑर्डर जो है इंस्क्राइब करवाए और धम्मा महामंत्राज उन्होंने अपॉइंट किए ताकि उसके अशोका के धम्मा को जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है जानेंगे कि विलेजेस की लाइफ क्या थी, वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे थे, ये सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। हमारी जो लाइफ है, हम आज जो है आयरन से बनी हुई चीज़ें, स्टील या फिर आयरन से बनी हुई चीज़ें हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब जो आयरन का जो यूज़ होना शुरू हुआ है अराउंड 3000 ईयर्स अगो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है कि जो आज हम आयरन यूज़ कर रहे हैं वो आज ही यूज़ किए, ये एक टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। वो टाइम पीरियड था अराउंड 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, तब आयरन का यूज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होना शुरू हुआ और तब से उसकी यूसेज जो है बढ़ती चली गई। आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। एक उनके लिए इनपुट सेक्टर का काम करती है। टूल्स बनाने के लिए आयरन एंड स्टील यूज़ होता है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आयरन एंड स्टील यूज़ होता है। ठीक है, तो आयरन का यूज़ जो है 3000 ईयर्स अगो शुरू हुआ था। जो हम देखते हैं कि जो आयरन से बने हुए टूल्स या फिर वेपन्स थे, वो उसका जो लार्जेस्ट कलेक्शन है वो हमें साउदर्न इंडिया में जो मेगालिथिक बुरियल्स के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अराउंड 2500 ईयर्स अगो हमें जो है आयरन टूल्स के यूज़ होने के काफ़ी एविडेंसेस जो है मिले हैं। जैसे कि वहाँ उस टाइम में जो है आयरन से बना हुआ एक्स यूज़ होता था फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए, है ना। आयरन प्लोशेयर यूज़ हुआ करता था जिससे कि जो मिट्टी है हार्ड मिट्टी को ईजिली टर्न किया जा सकता था, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी थी। ठीक है, तो अब जैसे अगर देखो, किंग्स पहले किंग थे, फिर किंगडम्स थे, फिर एम्पायर बने। अब अगर विलेजेस फ्लोरिशिंग नहीं होंगे तो जो किंग है, किंगडम्स है, वो इतनी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो किंग्स और किंगडम थे वो फ्लोरिशिंग विलेजेस की सपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो फिर जो है उस टाइम में एक तो आयरन प्लोशेयर यूज़ हुआ जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। अब क्या होता है कि किंग्स और किंगडम को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, आर्मी चाहिए होती है। अब आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। सैलरी पे करनी थी तो सैलरी पे करने के लिए आपको रिसोर्स भी चाहिए। अब रिसोर्स कहाँ से आएगा? टैक्सेस के थ्रू। अब टैक्सेस किस पे लगेगा? उस टाइम पे जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का वो एग्रीकल्चर ही हुआ करता था, फार्मिंग ही होता था, तो उसी पे जो है टैक्स लगता था। अब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो फार्मर जो लोग जो हैं वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए उस पे जो है काफ़ी काम हुआ था। एक तो आयरन प्लोशेयर हमने देखा, उसके यूज़ से जो है प्रोडक्शन बढ़ी। दूसरा जो है जो किंग्स होते थे वो इरिगेशन सिस्टम प्लान करते थे, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और उसमें लेबर कौन कौन लोग होते थे? फार्मर्स लोग। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती थी, फार्मर को ज़्यादा इनकम होती थी, वो टैक्स पे कर पाते थे और आर्मी जो है किंग्स मेंटेन कर पाता था। ठीक है, तो आयरन प्लोशेयर के अलावा हमने ट्रांसप्लांटेशन पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन बढ़ी। पहले तो क्या होता था कि सीड्स पैडी के ऐसे ज़मीन पे बिखेर दिए जाते थे और अपने आप जो है प्रोडक्शन होती थी।
पैडी ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, पहले आप सैपलिंग उगाते हो, फिर उन उन उगी हुई सैपलिंग्स को जो है आप उस फार्म में जाके जो है लगा देते हो। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है। सीड्स आप बिखेरोगे तो जो प्लांट्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, है ना। बट आप सैपलिंग करोगे तो आप बगल बगल में उनको लगा पाओगे, तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा जो है इरिगेशन यूज़ हुई थी। जैसे हमने जाना कि किंग जो है इरिगेशन सिस्टम को बनाता था, मेंटेन करता था, है ना। तो जो इरिगेशन वर्क्स है वो जो बनाए गए थे, उसमें कैनाल्स थे, वेल्स थे, टैंक्स थे, आर्टिफिशियल लेक थे, ये सब बनाता और मेंटेन करता किंग था। बट इसके बनाने के लिए जो लेबर चाहिए होती थी वो फार्मर्स प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। तो आयरन प्लोशेयर यूज़ होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। ट्रांसप्लांटेशन, पैडी ट्रांसप्लांटेशन से एग्रीकल्चर बढ़ा। इरिगेशन यूज़ होने से एग्रीकल्चर बढ़ा। तो आयरन टूल्स का और एग्रीकल्चर का क्या लिंक है वो हमने देखा कि आयरन प्लोशेयर यूज़ होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था, ठीक है। अब गांव में कौन लोग रहते थे? बेसिकली हम सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न और साउदर्न हिस्से की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो रहा करते थे मोस्ट विलेजेस में। जैसे हम तमिल रीजन की बात करें, तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे उनको वेलालार कहते हैं, ठीक है, वेलालार कहते थे। और जो ऑर्डिनरी प्लॉमैन है ना, जो खेत जोतने वाले हैं, जो लेबर का काम करते हैं खेतों में, उनको उजावर कहते हैं। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन जिसमें स्लेव भी आगे से, उनको कड़ईसियार और अडिमाई कहते थे, ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइप के हो गए, लैंड ओनर, लार्ज लैंड ओनर, ऑर्डिनरी प्लॉमैन एंड लैंडलेस लेबर। अब नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो जो विलेज हेडमैन होता था उसको ग्राम भोजका कहते थे, ठीक है। ये जो ग्राम भोजका था ये पोजीशन हेरिडेटरी थी, मतलब कि सेम फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन ही के पास ही वो पोस्ट रहेगी। ग्राम भोजका विलेज हेडमैन हेरिडेटरी पोजीशन थी, ठीक है। जो ग्राम भोजका था वो, जैसे साउथ में जो लार्ज लैंड ओनर को वेल्लार कहते थे, ये भी जो ग्राम भोजका नॉर्थ इंडिया में था ये भी लार्जेस्ट लैंड ओनर हुआ करता था, है ना। इसके पास स्लेव्स होती थी, इसके पास हायर्ड वर्कर्स होते थे खेतों में काम करने के लिए, है ना। ये बहुत पावरफुल होता था और किंग जो है इसको यूज़ करता था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए गांव से, है ना। जैसे ग्राम भोजका विलेज हेडमैन हो गया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एरिया के गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करके राजा को पहुंचाए, और राजा इन लोगों को ही अपॉइंट करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ये पावरफुल होते थे, इनकी एक पोजीशन हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास ये लार्जेस्ट लैंड ओनर हुआ करते थे, तो पावरफुल अपने आप ही हो गए। तो जो है वो इस तरह से सिस्टम चलता था इनका। तो जो विलेज हेडमैन है वो कई बार जज का भी काम करता था। अगर किसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, और पुलिसमैन का भी ये काम किया करता था, ठीक है। इसके अलावा ग्राम भोजका के अलावा इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, जिनको गृहपतिज कहते थे। इंडिपेंडेंट फार्मर्स, गृहपतिज, है ना, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे। लार्ज लैंड ओनर ग्राम भोजका, जो स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको गृहपतिज और इंडिपेंडेंट फार्मर्स। इसके अलावा मैन एंड वुमेन हुआ करते थे, जिनको दासा कर्मकारा कहते थे, जिनके पास कोई लैंड नहीं था और वो जो है दूसरों के खेतों में काम करके अपनी लिविंग्स कमाते थे, ठीक है। अब मैक्सिमम विलेजेस में कुछ अलग टाइप के लोग रहा करते थे, जिनको क्राफ्ट पर्सन्स कहते हैं। इसमें ब्लैक स्मिथ आ गया, पॉटर आ गया, कारपेंटर एंड वीवर, ये भी रहा करते थे। अब जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन है, जो कि अराउंड 2300 ईयर्स अगो कंपोज की गई थी। अब इसको संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये कंपोजिशन है, लिटरेचर है, वो जो कंपोजिशन है वो असेंबलीज, संगम मीन्स असेंबलीज, असेंबली ऑफ पोएट्स में उसको कंपोज किया गया, इसीलिए इसका नाम संगम है। जो संगम है वो सिटी ऑफ मदुरई, तमिलनाडु में है, मदुरई में हुआ था, ठीक है। इसलिए
इसको नाम संगम जस्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये संगम्स मतलब असेंबलीज ऑफ पोएट है ना, उसमें इसको कंपोज किया गया है, इसीलिए इसका नाम संगम है। जो ऊपर हमने नाम पढ़े भाई, वेलालार है ना, कड़ैसियार, अडीमाई या फिर जो उजावर, ये सारे जो नाम हैं वो संगम लिटरेचर में, ये तमिल टर्म्स हैं और इनका मेंशन संगम लिटरेचर में है। इसीलिए हमें पता चलता है कि भाई साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तीन अलग अलग तरह के लोग थे जो हमने पढ़े, वेललार, उजावर, कड़ैसियार, है ना, ठीक है, एंड अधिमाई। तो अब सिटीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, सिटीज़, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी, ये सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे आपने जातकास के बारे में सुना होगा, जातकास मतलब बुद्धा की चाइल्डहुड स्टोरीज जातकास, है ना। ऐसे ही ये स्टोरी जो है जो है बाद में ऑर्डिनरी लोगों ने जो है इनको कंपोज किया है और लिखा है, और जिनको फिर बुद्धिस्ट मॉन्क ने प्रिजर्व किया है। ऐसे ही एक जातका स्टोरी है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना, कैसे एक गरीब आदमी जो है वो रिच बनता है, द क्लेवर पुअर मैन, एक चतुर गरीब आदमी कैसे वो जो है अमीर बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक 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 समय की बात है कि एक चतुर गरीब यंग आदमी हुआ करता था, एक शहर में रहता था। उसका ओनली रिसोर्स था एक मरा हुआ रैट। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उस रैट को एक होटल में बेच दिया, ठीक है, और उससे कॉइन कमाया उसने। एक बार शहर में जो है स्टॉर्म आया, जो किंग का जो गार्डन था उसमें जो पत्ते पेड़ की जो पत्ते और जो ब्रांचेस थी वो टूट के गिर गई। तो जो गार्डनर था, जो माली था, उसको लगा कि वो इतना सारा जो मैस हो गया है गार्डन में उसको कैसे साफ़ करेगा। तो यंग मैन ने, जो ऑर्डिनरी जो यंग पुअर मैन था, उसने गार्डनर को बोला कि मैं आपके लिए इसको साफ़ कर सकता हूँ, बट जो पत्ते और लकड़ियाँ हैं वो मैं रख लूँगा। तो गार्डनर जो है वो खुश हो गया, वो एग्री हो गया, तो ठीक है आप कर दो। तो यंग मैन ने क्या किया, बगल में जो बच्चे खेल रहे थे सब बच्चों को बुलाया और उसने बोला कि आप सब लोग ये साफ़ करो और जितने स्टिक और पत्ते आप उठाओगे हर एक के लिए मैं आपको जो है स्वीट दूंगा। तो ऐसे में ऐसे बोलते ही जो है जो सारा गार्बेज था, जो लीव्स और जो वुड था, वो सारा उन्होंने बच्चों ने इकट्ठा करके गेट पे रख दिया। तभी क्या होता है कि किंग का जो पॉटर है वो आता है, क्योंकि उसको जो है फ्यूल चाहिए होता है ना, ताकि वो अपने पोट को जो है बेक कर सके। तो वो सारा ये मटेरियल उससे ले लेता है यंग मैन से पैसों के बदले, ठीक है। तो फिर यंग मैन को एक और प्लान आया, पहले उसने कॉइन कमाया, अब उसने काफ़ी सारी अमाउंट कमाई। फिर यंग मैन के पास एक और थॉट आई, है ना। उसने एक उसके पास एक जार था जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसको सिटी गेट पे रखा और उसने जो है 500 ग्रास कटर्स को वो पानी ऑफ़र किया, है ना। तो वो ग्रास कटर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो यंग मैन ने बोला कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, समय आने पर मैं आपसे हेल्प ले लूँगा, है ना, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो यंग मैन है वो ट्रेडर्स के साथ दोस्ती कर लेता है, और एक दिन जो है ट्रेडर उसको बोलता है कि कल जो है एक हॉर्स डीलर आएगा टाउन में जिस 500 हॉर्सेस के साथ। तो उस ये सुन के वो यंग मैन जो है उन 500 ग्रास कटर्स के पास जाता है, उन सबको बोलता है कि आप मुझे सब एक बंडल ऑफ ग्रास दे दो। सबसे मांगता है एक एक बंडल, क्योंकि 500 होते और 500 हॉर्सेस के साथ वो आता है। और उसने बोला कि आप मुझे एक एक बंडल दे दो और आप अपना जो है ग्रास नहीं बेचोगे जब तक मैं अपना नहीं बेचता। तो वो सब खुशी खुशी एग्री हो जाते हैं और अपना अपने 500 बंडल उसको दे देते हैं। तो जब हॉर्स डीलर आता है उसको कहीं पे भी घास नहीं मिलता है, क्योंकि उसने बोला था कि जब तक वो नहीं बेचेगा तो वे नहीं बेचेंगे, तो कहीं घास नहीं मिलता तो डिमांड ज़्यादा हो गई। तो यंग मैन जो है वो घास को थाउजेंड्स कॉइन के बदले बेच देता है। तो इस प्रकार वो जो है और ज़्यादा पैसे कमाता है और वो अमीर हो जाता है, ठीक है। तो जो है हम अदर एविडेंसेस को फाइंड आउट करके या फिर यूज़ करके लोगों की लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। जो लोग शहरों में रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में हम जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कल्प्टर्स जो होते थे,
वो जो है सीन्स को डिपिक्ट करते थे जिसमें लोगों की लाइफ के बारे में बताते थे, टाउन में लोगों की लाइफ कैसी थी, विलेजेस में कैसी थी, या फिर फॉरेस्ट में कैसी थी, वैसे ही वो सीन जो है डिपिक्ट किया करते थे स्कल्प्टर्स। ठीक है। अब जो स्कल्प्टर्स थे वो जो है अक्सर जो मंदिर मंदिर हुआ करते थे, मंदिर या फिर बिल्डिंग्स लगा लो, उनकी जो रेलिंग्स हैं उनको डेकोरेट कर देते थे, पिलर्स को या फिर गेटवे ऑफ बिल्डिंग्स, वहाँ पे वो जो है अपनी कारीगरी दिखाते थे, ताकि लोग जो विज़िट करने आते थे उनको पता चले कि लोगों की लाइफ क्या थी, ताकि वो डिपिक्शंस उनकी देख सकें, सीन्स। अब मैक्सिमम सिटी जैसे हमें पता है अराउंड 2500 ईयर्स अगो वो डेवलप हुई थी, और इनमें काफ़ी सारी कैपिटल्स थी महाजनपदास की, है ना। कुछ सिटीज़ में हमने देखा था कि जैसे महाजनपदास की जो कैपिटल थी उसमें फोर्टिफिकेशन थी, चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स बना देते थे, फोर्टिफाई कर देते थे, है ना। काफ़ी सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को जो है पॉट्स के रोज़ पाए गए हैं, या फिर सेरामिक रिंग्स, है ना, एक के ऊपर एक सेरामिक रिंग, जिनको अक्सर रिंग वेल्स कहते हैं, जो कि टॉयलेट्स के तौर पे यूज़ किया जाता था कुछ केसेस में उस टाइम में, या फिर ड्रेन्स या फिर गार्बेज डंप रिंग बेल्स, है ना, वो अक्सर पाया गया है इंडिविजुअल हाउसेस से। जैसे पैलेसेस हो गए या फिर मार्केट्स हो गए या फिर ऑर्डिनरी लोगों के जो घर होते थे उनके हार्डली हमारे पास कोई रिमेन्स हैं, तो हम कोई ऐसा एविडेंस है नहीं जिससे हम उनके ऑर्डिनरी लोगों के घरों के बारे में या फिर पैलेसेस या फिर मार्केट्स के बारे में जान सके, बट बाकी सारे काफ़ी इनडायरेक्ट फाइंडिंग्स है जिससे हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे वुड के बनी हुई चीज़ें, मड ब्रिक से बनी हुई चीज़ें, है ना, ये तो सरवाइव कर नहीं पाती और नहीं की, तो इसीलिए जैसे उस टाइम पे जो लोग आया करते थे, सेलर या फिर ट्रेडर जो ट्रेड करने आते थे, या फिर ट्रैवलर जो लोग घूमने फिरने आते थे, उनके थ्रू, उनके अकाउंट्स के थ्रू जो है हम वहाँ के बारे में जान सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड सेलर्स। एक ऐसा ही एक मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट है, एक ग्रीक सेलर हुआ करते थे, अननोन थे, उसने इंडिया में विज़िट किया था, और वो एक सिटी के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है वो हम अभी एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे। द स्टोरी ऑफ बेरीगाज़ा। बेरीगाज़ा बेसिकली बारूच का एंशियंट नेम है, बारूच का एंशियंट नेम है, जो कि गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात के पास पास एक सिटी है, प्रेजेंट डे बारूच। तो वो क्या बताते हैं, जो जो गल्फ़ थी, जो बैरी गाज़ा पे आती थी, वो बहुत नैरो हुआ करती थी, और नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता था। अगर सी से हम आ रहे हैं तो नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि नैरो जो है वो गल्फ़ हुआ करती थी। जो शिप्स हैं, शिप्स जो है स्किलफुल या फिर एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन ही जो चलाते थे, और उनको किंग जो है एम्प्लॉय करते थे। अब बैरी गाज़ा में इंपोर्ट्स क्या होते थे, वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन। और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता था, हिमालय से आई हुई आइवोरी, अगेट, कार्लिनियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, ये सब एक्सपोर्ट होता था। जो मर्चेंट्स होते थे वो किंग्स के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आते थे, जिसमें कि वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ। ठीक है। वो किंग्स के लिए स्पेशल गिफ्ट इसलिए लेके आते थे ताकि उनको ट्रेडिंग राइट्स मिल सके वहाँ पे, और वो जो है टैक्स फ्री ट्रेड कर सकें। ठीक है। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स कौन कौन से होते हैं। जनरली जिन कॉइन को एक स्टैम्प के थ्रू पंच कर दिया जाता है उनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर होते थे, स्क्वायर या फिर राउंड शेप के भी हो सकते थे, है ना। मेटल शीट से इनको बनाया जाता था, मेटल शीट से काट के इनको बनाया जाता था, या फिर मेटल ग्लोब्यूल्स को फ्लैटन करके, जैसे स्फेरिकल बॉडीज़ को ग्लोब्यूल कहते हैं, उसको फ्लैटन करके, ठीक है, उससे बनाया जाता था। अब ये कॉइन्स, इनको इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, जैसे हमने देखा कि इनको स्टैम्प कर दिया जाता है सिंबल्स के साथ। अब सिंबल्स जो है उसमें कुछ भी हो सकते थे, गॉड गोडेसेस के, ट्रीज़ के, ये सिंबल्स कुछ भी हो सकते थे, इनके साथ उनको पंच कर दिया जाता था, इसलिए इनको पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। अब ये कॉइन्स जो हैं, पंच मार्क्ड कॉइन जो है, कॉन्टिनेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सर्कुलेशन में थे, है ना।
इस टाइम के जो करेंसी हमें पाई गई है वो पंचमार्क्ड कॉइन्स ही पाए गए हैं। अब कॉइन्स क्या है? कॉइन्स बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी पीरियड को जानने के लिए, है ना। तो जो अर्लीस्ट कॉइन्स है वो अराउंड 500 ईयर्स, 500 साल तक चले थे, जो कि पंचमार्क कॉइन्स थे जो हमने जाने। अब कॉइन से आर्कियोलॉजिस्ट क्या जान सकते हैं? इस एरिया की जो है इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं, कैसे लोग जो एक्सचेंज ट्रेड किया करते थे, सेल परचेज कैसे होता था, वो सब जान सकते हैं। एक तो कॉइन के थ्रू हो गया। दूसरा, बाकी अदर वेज क्या थे एक्सचेंज के, है ना। एक स्टोरी है संगम कलेक्शन से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे एक्सचेंज होता था। तो डायरेक्टली आप अपना प्रोडक्ट बेचो और कॉइन्स के थ्रू आप बेचो, एक कैसे कैसे क्यों होता था वो देखते हैं, बार्टर सिस्टम जैसे। तो बोलते हैं कि एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, मतलब वो अपने खेत से पैडी लेके आते थे और उसको जो है सॉल्ट के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, दूर दूर से बैल में, कार्ट्स में जो है रोड को ट्रैवल करते थे। थ्रू वाइट सैंड एज मूनलाइट, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leaves the city empty. अब बेसिकली ये बताता है कि कैसे लोग जो है अपना प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के एक्सचेंज में बेचने के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। अक्सर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते थे, क्योंकि ट्रैवल लंबा होने की वजह से जो है उसकी फैमिलीज़ जो है वहाँ रहना नहीं चाहती थी, तो वो भी उनके साथ चली जाती थी। तो वो इस तरह से उनका चलता था, ठीक है। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, मतलब कि ऐसा देखा गया है कि एक सिंगल टाउन जो है वो काफ़ी रीजन्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हुआ करता था। वन ऑफ द टाउन इज़ मथुरा, जो कि अराउंड 2500 ईयर्स अगो सेटलमेंट बनी थी और इम्पोर्टेंट भी थी। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट थी? एक तो ये इंटरसेक्शन था नॉर्थ वेस्ट टू, सॉरी नॉर्थ, हाँ नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ का एक इंटरसेक्शन भी था मथुरा, है ना। एक ट्रेड रूट था, दो मेजर ट्रेड रूट का जो है ट्रैवल और ट्रेड रूट का इंटरसेक्शन था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। दूसरा, यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस देखने को मिलती हैं सिटीज़ की हमें। यहाँ पे काफ़ी सारी श्राइन्स हैं। फार्मर्स जो हर्डर्स होते थे जो एडजॉइनिंग एरियाज़ के, वो जो है शहर में रहने वाले लोगों को फूड देते थे। मथुरा एक सेंटर था जहाँ पे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते थे। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा जो है वो सेकंड कैपिटल बना कुशनाज की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था, हमने देखा है इंटरसेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। देन श्राइन्स भी थी यहाँ पे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स भी हुआ करते थे। कुशना की सेकंड कैपिटल बना भी, एक रिलीजियस सेंटर्स भी था जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पाई गई हैं, जैना श्राइन्स पाई गई है और वर्शिप ऑफ कृष्णा का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। तो काफ़ी सारे रीजंस के लिए भी सिटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है। अब इसके अलावा काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं वो सरफेस के ऊपर या फिर स्टोन स्लैब्स के ऊपर या फिर स्टैचूज़ के ऊपर पाई गई हैं मथुरा में। जनरली शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, है ना, पाई गई हैं जो कि रिकॉर्ड इन्होंने किया है। जैसे गिफ्ट अगर किसी को दिया गया है मैन या फिर वुमेन द्वारा, तो मोनेस्ट्रीज या फिर श्राइन्स को जनरली उन्हीं को दिया जाता था गिफ्ट, तो उसको रिकॉर्ड किया गया है इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। और वो इंस्क्रिप्शन स्लैब, स्टोन स्लैब या सरफेसेस के ऊपर पाई गई हैं, ठीक है। हम किंग्स एंड क्वींस हुआ करते थे, ऑफिसर, मर्चेंट्स या फिर क्राफ्ट पर्सन जो कि शहरों में रहा करते थे। जैसे इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स। क्राफ्ट पीपल जो है वो रहा करते थे। एंड क्राफ्ट पर्सन, जैसे हमें क्राफ्ट के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है फाइन पॉटरी, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं। फाइन पोट्री है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि नॉर्दर्न ब्लैक ये कंट्री के सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो जनरली पाई जाती थी। अब इस पीरियड की काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं काफ़ी सारे क्राफ्ट के नहीं पाए हैं, बट ये हमें पाई गई है।
तो जो है कपड़ों के मैन्युफैक्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे, उनमें से वाराणसी नॉर्थ इंडिया में और मदुरई साउथ में इम्पोर्टेंट है ना। अब इन सेंटर्स पे मैन एंड वुमेन दोनों काम किया करते थे। काफ़ी सारे जो क्राफ्ट पर्सन या फिर मर्चेंट जो थे वो एसोसिएशंस बनाते थे जिनको श्रेणीज़ कहा जाता है। क्या करते थे, जैसे काफ़ी सारे मर्चेंट्स एक साथ हुए, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रेणीज़ मतलब एसोसिएशंस बनाते थे जिनको श्रेणीज़ कहा जाता है, वो बनाते थे। अब जो ये श्रेणीज़ हुआ करती थी वो जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हम देखते हैं या फिर ट्रेड काउंसिल देखते हैं दो कंट्रीज़ के बीच की, ऐसे ही उस टाइम पे मर्चेंट्स जो है वो आते थे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करते थे उस इंटरेस्ट में। जैसे हम देखते हैं आजकल मतलब हर एक ग्रुप की एक एक बेसिकली एक एसोसिएशन है। जैसे मेडिकल लोगों की एक एसोसिएशन होती है ना। ऐसे लॉयर्स की बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। सिमिलरली अलग अलग एसोसिएशंस है, कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस रहती हैं जनरली, है ना, तो वो भी हैं। वी कैन कंपेयर विद दिस द श्रेणीज, बट जो श्रेणीज थे वो अपने इंटरेस्ट, अपने ग्रुप जो लोग उनको ज्वाइन करते थे उनके इंटरेस्ट पे काम करते थे। जो जो श्रेणीज है वो बैंकों का भी काम करती थी, मतलब लोग वहाँ पे जो है अपना पैसा डिपॉजिट कर देते थे, फिर वो मनी को जो है इन्वेस्ट करते थे और जो इंटरेस्ट कमाते थे उसका कुछ पार्ट तो वापस उनको कर देते थे और कुछ जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक फाइन पॉटरी है। ये हार्ड और व्हील मेड पॉटरी होती है। मेटालिक लुकिंग वेयर होती है जिसका एक शाइनी सरफेस होता है। जो पोटर होता है इस अर्दन वेयर को एक्सपोज करता है वेरी हाई टेम्परेचर में इन हिज किलन विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ आउटर सरफेस। बेसिकली क्या होता है, हाई टेम्परेचर किलन में अर्दन वेयर को शेप देके उसमें वो एक्सपोज कर देता है ताकि उसका आउटर सरफेस टेम्परेचर के कारण जो है वो ब्लैकन हो जाता है। तो फिर उस पर एक फ़ाइन ब्लैक स्लिप जो अप्लाई की जाती है जिससे कि इस पॉटरी को एक मिरर लाइक शाइन मिल जाता है। दैट इज़ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में ही, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती थी। अब जो स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स थे उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये रूल्स बेसिकली अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की एक बुक है उससे लिए गए हैं। ये बताती है कि कैसे स्पिनिंग और वीविंग जो है वो वर्कशॉप में ही होती थी अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जिसके सुपरविजन में वीविंग एंड स्पिनिंग होती थी। अब जैसे ये बताता है फर्दर रूल बुक, जैसे विडोज, यंग वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स ऑफ courtesan, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट्स ऑफ किंग, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, ये सब जो है वूल को प्रोसेस करने में, कॉटन को प्रोसेस करने में, ये सब में यूज़ इनको किया जाता था। मतलब ये सब काम करती थी। अब उनको जो है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से उनको पे किया जाता था, वो कितना काम करती है और कितना अच्छा काम करती है उस हिसाब से पे किया जाता था। वुमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपने घर छोड़े या अपने घर से बाहर निकले काम करने के लिए। जनरली जो मेड सर्वेंट होती थी वो जाती थी, रॉ मटेरियल लेके आती थी और फिर काम होने के बाद वापस उनको दे आती थी। ठीक है। तो जो है वुमेन जो है वर्कशॉप विज़िट करती थी, सवेरे ही वो विज़िट करती थी और जो है अपना काम दे के आ सकती थी और अपने वेजेस ले आती थी। ठीक है। बेसिकली एनफ लाइट होने वो उनको उस टाइम पे जाना होता था कि तब उनके काम को जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, देखा जा सके कि यहाँ काम अच्छा किया है कि नहीं किया। तो इसलिए डाउन होना ज़रूरी था। सवेरे में ही वो या फिर रोशनी में, दिन के उजाले में ही वो लोग जा सकते थे। अगर सुपरिटेंडेंट जो है वुमेन के साथ बात करता हुआ पाया जाता था काम के अलावा तो उसको पनिश किया जाता था, है ना। जो वुमेन है अगर वो अपना काम टाइम पे नहीं कंप्लीट करती थी तो उसको भी फ़ाइन देना पड़ता था। अक्सर उसका अंगूठा जो है वो काट दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि कितने हार्ड और कितने स्ट्रिक्ट रूल्स थे स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोफेशन में जो लोग थे तो उनके लिए। एक अरेका मेडू एक जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिटवीन 2200 ईयर्स एंड 1900 ईयर्स अगो
रेकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट थी जहाँ पे शिप्स जो हैं गुड्स को अनलोड करती थी, जो कि गुड्स दूर दूर वाली जगह से आते थे। ठीक है। एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जो कि एक वेयर हाउस के तौर पे उसको यूज़ किया गया होगा, वो वहाँ पे मिला है। इसके अलावा वहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन रीजन की पॉटरी मिली हैं, जिसमें एम्फोरे है। एम्फोरे एक टॉल डबल हैंडेड जार्स हैं जिसमें लिक्विड्स वाइन और ऑयल्स रख सकते हैं, या फिर स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी। ठीक है, ये सब वहाँ पे मिले हैं। तो जो ये पॉटरी थी, दैट वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले, गीली मिट्टी को जो है स्टैम्प कर देते थे मोल्ड में, और फिर जो है स्टैम्प करके मोल्ड में गीली मिट्टी को प्रेस करके जो है वो बनाए जाते थे। इसके अलावा अलग तरह की पॉटरी थी जो कि लोकली बनाई जाती थी, बट उस पर जो है रोमन डिज़ाइंस यूज़ किए हुए थे। इसके अलावा रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स हैव बीन फाउंड एट द साइट। से पता चलता है कि रेकामेडू में जो है यूरोप के साथ कितना ट्रेड हुआ करता था, उसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्मॉल टैंक्स जो है वो यूज़ किए गए थे वेट्स को डाई करने के लिए, या फिर कपड़ों को डाई करने के लिए। सो देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। ठीक है, एल्सवेयर। ठीक है, तो ये एक लास्ट टॉपिक है एल्सवेयर इस चैप्टर का। एल्सवेयर में बेसिकली हम रोम के बारे में पढ़ेंगे, रोम जो कि इटली में है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट सिटी है रोम यूरोप की, और जो है इसी टाइम पे जो है वो डेवलप हुई थी अराउंड 2500 ईयर्स अगो। जब गंगा वैली में हमने देखा था कि हड़प्पन ईस्टर्न की तरफ मूव हुए, तो अराउंड 2500 ईयर्स अगो वो गंगा वैली में आके सेटल हुए थे। इसी टाइम पे हमें जो रोम ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप की, वहाँ पे सेटलमेंट जो है एस्टेब्लिश होती है। जो रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स, जो कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में फैला हुआ था। अगस्तस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर था जिसने अबाउट 2000 ईयर्स अगो रूल किया था। तो रोम जो कि एक सिटी ऑफ ब्रिक थी, उसको उसने सिटी ऑफ मार्बल में कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? अगस्तस ने। ठीक है, वो और जो फिर उसके बाद वाले जो रूलर्स थे, उन्होंने टेम्पल्स बनाए, वहाँ पे पैलेसेस बनाए। ठीक है, उन्होंने ह्यूज एम्पी थिएटर जो कि ओपन एरेनाज होते हैं प्रोग्राम्स के लिए, वो बनाए उन्होंने। पब्लिक बाथ बनाए उन्होंने, है ना। ठीक है, और ह्यूज एक्वाडक्ट्स, जिसमें एक्वाडक्ट मतलब चैनल्स, जिसमें पानी को सप्लाई करने के लिए बनाए जाते हैं, वो बनाए ताकि पानी को सिटी तक लेके आ जा सके फॉर बाथ्स, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर आप इम्प्रूवमेंट कुछ मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ताकि मैं लेक्चर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला and stay updated. So in the next video we will be taking up our chapter 9, and soon we will complete this book। our past one history book है जो कि NCERT की, और हम नेक्स्ट क्लास 7th क्लास की बुक्स को स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में अगर आप मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट मतलब मेरे प्लान्स के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पे क्वालिटी वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।